हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एलएनजेई। माई सेल्फ अविनेश सैनी। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं माइक्रोस्कोपिक एनालिसिस ऑफ यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी। स्टूडेंट्स, आप जानते हैं मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी किसी ऑब्जेक्ट की अपनी प्रॉपर्टी है। अगर एक ही ऑब्जेक्ट के बने हुए अलग अलग सैंपल आप कंसिडर करेंगे तो सबका यंग्स मॉडुलस ऑफ प्लास्टिसिटी सेम होगा। इट डज नॉट डिपेंड्स ऑन एक्सटर्नल फैक्टर्स, इट इज द इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब देखिए, इलास्टिसिटी में आपके पास जनरली किस टाइप के ऑब्जेक्ट्स या वायर्स आते हैं। कुछ ऐसे होते हैं जिनका सर्कुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है और कुछ रेक्टेंगुलर एरिया ऑफ क्रॉस सेक्शन होता है। ये मैक्रोस्कोपिक व्यू आप देख रहे हैं, यहाँ पर आपको अलग अलग एटम्स दिखाई नहीं दे रहे हैं, बट आप जानते हो इलास्टिक करैक्टर किसी भी ऑब्जेक्ट के अंदर क्यों प्रोड्यूस होता है। अगर हम उसको मॉलिक्यूलर लेवल पर जाकर देखें तो मॉलिक्यूलर लेवल पर ये सैंपल कुछ इस टाइप का दिखाई देगा। इसके अंदर बहुत सारे एटम्स हैं विच आर वेरी क्लोजली पैक्ड, और वो जो एटम्स हैं, जो मॉलिक्यूल्स हैं, अब आप देख रहे हो कि वो स्फेरिकल शेप का है, बट एक्चुअली इट ऑक्यूपाई अ कॉनिकल क्यूबिकल वॉल्यूम इन दिस स्पेस। ये बात याद रखना, वो स्फेरिकल एटम है बट इट ऑक्यूपाई अ क्यूबिकल स्पेस, जिसका जो साइड होगा डी के बराबर होगा। डी इज डायमीटर ऑफ एटम, जो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस होता है। ये दोनों कांटेक्ट में एक्चुअल में आपस में, तो सेंटर टू सेंटर डिस्टेंस वो एक एटम के डायमीटर के बराबर है। अब हम इसमें क्या कंसिडर करते हैं, अगर इसको और अंदर जाकर देखें तो ये जो एटम्स हैं दीज आर कनेक्टेड बाय इंटरएटॉमिक बॉन्ड्स। वो बॉन्ड्स से कनेक्टेड है एंड दीज बॉन्ड्स बिहेव एज अ स्प्रिंग। तो आप यहां पर देख पा रहे हैं वो जो वायर था, उस वायर में स्प्रिंग्स का ऐसे ये कॉलम बने हुए हैं। ये बॉटम व्यू है, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन, और इधर साइड व्यू और वो टॉप व्यू। तो जब आप कोई एक्सटर्नल फोर्स लगाएंगे तो आप इमेजिन कर सकते हैं कि सारे जो स्प्रिंग है, जो बॉन्ड्स बने हुए हैं, वो एज अ स्प्रिंग बिहेव कर रहे हैं, तो वो सब स्प्रिंग स्ट्रेच होते हैं, जिसके कारण रीस्टोरिंग फोर्सेस डेवलप होते हैं, और दैट रीस्टोरिंग फोर्स इज द कॉज ऑफ इलास्टिसिटी। यंग्स मॉडुलस ऑफ इलास्टिसिटी एक्चुअल में इन रीस्टोरिंग फोर्सेस की, जो स्प्रिंग यहां पर बने हुए हैं, इनकी स्ट्रेंथ के फॉर्म में ही डिफाइन होता है। दैट्स व्हाई इट इज इंटरनल प्रॉपर्टी ऑफ द ऑब्जेक्ट। अब अगर मैं इलास्टिसिटी की बात करता हूं, तो अगर ये कोई वायर है, इस वायर के साथ मैंने यहां पर एक बॉल को वर्टिकली हैंग किया, तो अब इस इलास्टिक वायर है, इसके लेंथ में कुछ एक्सटेंशन होगा, और यहां से अगर एक छोटे से एलिमेंट का हम माइक्रोस्कोपिक व्यू देखें, इसको कट करके, तो आप देखोगे जो यहाँ पर फोर्स होगा F, वो अपर पार्ट पर नीचे की तरफ लग रहा होगा, लोअर पार्ट पर ऊपर की तरफ। और ऐसा क्यों हो रहा होगा? क्योंकि अभी आपको दिखाया था कि ये जो क्रॉस सेक्शन हमने बनाया, इसमें जितने भी स्प्रिंग हुए ऐसे स्ट्रेच हो गए। तो जब एक स्प्रिंग स्ट्रेच होता है, अगर ये स्प्रिंग है और इस स्प्रिंग को आपने स्ट्रेच किया, इस पर नीचे फोर्स लगाया, इधर ऊपर फोर्स लगाया, तो स्प्रिंग अपर एंड पर नीचे लगाएगा, लोअर एंड पर ऊपर लगाएगा, इक्वल एंड अपोजिट। दिस इज वाई यहां जो इंटरनल फोर्स है, रीस्टोरिंग फोर्स, वो अपर पार्ट पर नीचे की तरफ है और लोअर पार्ट पर ऊपर की तरफ। तो इस क्रॉस सेक्शन पर स्ट्रेस कितना है? स्ट्रेस इज F by A. दिस इज स्ट्रेस एंड चेंज इन लेंथ यहां पर कितना हुआ? डेल्टा L. सो डेल्टा L by L, दिस बिकम्स स्ट्रेन। ये क्या बन जाएगा? ये स्ट्रेन हो जाएगा। दिस इज स्ट्रेन। Now Young's modulus will be F by A upon delta L by L। ये यंग्स मॉडुलस का एक्चुअली देखा जाए तो मैक्रोस्कोपिक टाइप ऑफ फॉर्मूला बन गया। इससे में भी इंटरनल इनसाइट कुछ नहीं मिला। यहां से ये नहीं पता चला कि वो जो थोड़ी देर पहले हमने बॉन्ड्स देखे थे, उनका यहां रोल कहां पर आया। तो अब अगर हम दो एटम्स के बीच की बात करें, दो एटम्स को देखें, तो जब फोर्स लगा होगा तो ये जो इंटरएटॉमिक बॉन्ड बना हुआ है, ये स्ट्रेच हुआ होगा। इसका अगर फोर्स कांस्टेंट मैंने KSI मान लिया, मतलब ये ith बॉन्ड है, तो अकेले इसके लिए देखो फोर्स ऊपर की तरफ कितना लगेगा? KSI इंटू S। S इज एक्सटेंशन, उस बॉन्ड लेंथ में कितना एक्सटेंशन हुआ, तो फोर्स यहां पर प्रोड्यूस हुआ KSI इंटू S। और थोड़ी देर पहले मैंने बताया था कि ये स्फेरिकल एटम है बट इट ऑक्यूपाई अ क्यूबिकल स्पेस। तो जो यहां पर एरिया बनेगा, दैट एरिया विल बी इक्वल टू D स्क्वायर। D इज डायमीटर ऑफ दिस पर्टिकुलर फेस। तो वो जो पूरा स्क्वायर बनेगा, उस स्क्वायर का
एरिया बनेगा डी स्क्वायर के बराबर। तो यहां पर स्ट्रेस कितना होगा, फोर्स बन जाएगा के एस आई, आई है तो स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट इनटू एस, एंड स्ट्रेस विल बी के एस आई इंटू एस अपॉन डी स्क्वायर। नाउ द बॉन्ड लेंथ है चेंज बाई एस, सो द स्ट्रेन will be S by D and Young's modulus will be stress upon strain। जब आप ये वैल्यू पुट करेंगे तो आप देख पा रहे हैं S कैंसिल हो जाएगा और D रह जाएगा, तो यहां पर आ जाएगा के एस आई इंटू एस अपॉन डी स्क्वायर अपॉन स्ट्रेन S by D। तो ये S कैंसिल हो गया, D कैंसिल हो गया, यंग्स मॉडुलस आ गया के एस आई बाई डी। सो एक्चुअली दिस यंग्स मॉडुलस ये किस पर डिपेंडेंट है, जो आपने बाहर से फोर्स लगाया उससे यंग्स मॉडुलस डिसाइड नहीं होगा। यंग्स मॉडुलस दो चीजों पर डिपेंड होता है कि उन एटम्स का डायमीटर कितना है, या फिर आप ये कह सकते हैं कि वो बॉन्ड लेंथ कितना है, इंटरएटॉमिक बॉन्ड लेंथ, और जो स्प्रिंग बने हुए हैं उन स्प्रिंग का इफेक्टिवली फोर्स कांस्टेंट कितना है। और जो फोर्स कांस्टेंट होगा दैट डज नॉट डिपेंड ऑन एनी एक्सटर्नल फैक्टर, दैट डिपेंड्स ऑन द स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल। वो स्प्रिंग ही एक्चुअल में मटेरियल की स्ट्रेंथ को बताएंगे और वहीं से यंग्स मॉडुलस डिफाइन किया जाएगा। इनफैक्ट यंग्स मॉडुलस केवल इन दो चीज़ों पर डिपेंडेंट होता है। इस डी को आप क्या कह सकते हैं, इस डी को आप कह सकते हैं नेचुरल लेंथ या रिलैक्स लेंथ ऑफ द स्प्रिंग, एंड के वो उसका एक स्प्रिंग का फोर्स कांस्टेंट है। सो आई होप कि अब आपको पता चल गया होगा कि यंग्स मॉडुलस मटेरियल की प्रॉपर्टी है, इट इज नॉट प्रॉपर्टी ऑफ एक्सटर्नल फोर्स। इस बात पर डिपेंड नहीं करता कि ऑब्जेक्ट कितना स्ट्रेच हुआ या आपने कितना उसमें फोर्स लगाया था, इट इज डिसाइडेड बाय द मटेरियल ऑफ द ऑब्जेक्ट। आई होप दिस इज क्लियर नाउ। ऐसी जानकारी और ऐसे कंसेप्ट को समझने के लिए आप LNJE देखते रहिए। थैंक यू वेरी मच।